हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जमस बिटावा। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9 की विज्ञान का अध्याय 3, जिसका नाम है परमाणु और अणु के सभी प्रश्न। ये चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लिया है। लेसन 5 में शायद कंप्लीट किया था, तो ये आज का लेसन 6 हुआ या लेसन 5 हुआ, जो भी है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं 5वां या 6ठा वीडियो में हम इसमें अध्याय के सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से करने वाले हैं। यकीन मानिए, जितना मज़ा आया है इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में, अध्याय का प्रश्नावली करने में, उतना ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। बोरान का यहाँ देखिए एक रासायनिक समीकरण दिया गया है और उस रासायनिक समीकरण में 2 तत्व इन्वॉल्व हैं। एक आपका बोरान है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है, और दोनों का अलग अलग आपके परमाणु द्रव्यमान भी दिए गए हैं और इस प्रकार यौगिक का भी परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। तो हमें इसमें क्या करना है, ऑक्सीजन का इसमें जो भार निकालना है, और इसमें ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात निकालना है, फिर बोरान का भारात्मक अनुपात निकालना है। किस में दिए गए, यौगिक में। तो हम कितना % होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए गए हैं। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना रहा है। अलग अलग तत्व हैं यहाँ पर, तो अलग अलग इसमें का परमाणु द्रव्यमान भी दिया गया है, जिससे आपका यौगिक निर्माण हो रहा है। और इसमें दिया है कार्बन का अगर 3 ग्राम और ऑक्सीजन का 50 ग्राम अगर इसमें इन्वॉल्व हो, तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के कितने ग्राम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, हमें ये प्राप्त करना है। हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके हिसाब से अभी हम करेंगे। अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। परमाणु आयन क्या होता है, इसके बारे में भी हमको अच्छे से मालूम होगा कि परमाणु आयन क्या होते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था और लिखवाया भी था, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है। बोरान का अच्छा, सबसे पहले एक और बात, जो भी आपको दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ग्राम में द्रव्यमान दिया जाएगा, तो हमेशा समझिए वो ग्राम में द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान का होगा। मोलर द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व की जो आपका इकाई परमाणु द्रव्यमान होते हैं, इकाई परमाणु द्रव्यमान को हमेशा हम लोग यूनिट में लिखते हैं, आपको मालूम होगा ना। फिर हम इसका अगर इकाई परमाणु द्रव्यमान को हम लोग यूनिट में लिखते हैं, यदि उसके इकाई परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में लिख देते तो वास्तव में वो इकाई परमाणु द्रव्यमान मोलर परमाणु द्रव्यमान बन जाता है। ठीक है ना। दोनों का मान समान ही होता है, लेकिन समान कैसे होता है भैया, समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। एक आपका पास अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु इकाई द्रव्यमान 1 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के सिर्फ 1 परमाणु उपस्थित होते हैं, लेकिन 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु उपस्थित होते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा बार बार काहे कर देते हैं यार, समझ में नहीं आता है हमको। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन है, बोरान है। इसका यौगिक का मोलर परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, उसमें सिर्फ द्रव्यमान दिया गया है, लेकिन ग्राम में दिया गया है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मोलर द्रव्यमान के रूप में लिख दिया हूँ, ताकि बाद में आपको डिस्टर्ब ना हो। बोरान का मोलर द्रव्यमान इतना है, ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान इतना है, इन दोनों से बना जो प्राप्त यौगिक होगा उसका मोलर द्रव्यमान इतना है। तो और हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात निकालना है, उसके बाद से बोरान का भारात्मक अनुपात निकालना है, हम निकालेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये देखिए, जो हमने पढ़ा था, नियम पढ़ा था किसका, लवाइजिए एल प्राउस्ट, जोसेफ एल प्राउस्ट और लवाइजिए का जो हमने नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए क्या वो इस नियम को फॉलो कर रहा है। हमने पढ़ा क्या था कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक संयोजन करने के बाद यौगिक का निर्माण करते हैं, तो संयोजन करने से पहले तत्वों का जो भी द्रव्यमान रहता है, संयोजन करने के बाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, संयोजन करने से पहले बोरान का मोलर द्रव्यमान है 0.096 ग्राम, संयोजन करने से पहले ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान है वो है 0.114 ग्राम, संयोजन करने के बाद जो आपका यौगिक बना है उसका मोलर द्रव्यमान है 0.240 ग्राम। तो क्या इन दोनों का मोलर द्रव्यमान इसके द्रव्यमान के बराबर है। यहाँ देखिए ये 4 है, 4 इसको दे देंगे तो 0.096 के जगह पर 0.0110 बन जाएगा। ठीक है ना। और इस प्रकार 144 और 100 आपका 240 बन जाएगा, और यहाँ से 0.24 इसका मतलब है। ठीक है ना। तो जोसेफ एल प्राउस्ट और लवाइजिए का जो भी नियम था, वो इसको फॉलो कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। तो हमें जो निकालना है, ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात निकालना है। ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात होता है कि आपके पास जो भी यौगिक है, यानी कि उन दोनों तत्वों से बना हुआ यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का द्रव्यमान नीचे लिखना है, उसके बाद से जिसका निकालना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है, तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान ग्राम में ऊपर लिखिए और गुणा 100। इसी प्रकार अगर आपके पास बोरान का निकालना होगा, तो बोरान का ऑक्सीजन द्रव्यमान, बोरान का क्या होगा, द्रव्यमान ग्राम में ऊपर आता, बटा यौगिक का द्रव्यमान नीचे और गुणा 100। तो इसके से हम करते हैं ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात से हम करते हैं। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ है 0.144 ग्राम है, और इधर यौगिक का द्रव्यमान कितना है, यौगिक का द्रव्यमान 0.224 ग्राम है, और गुणा हमें क्या करना है, 100 करना है। यहाँ से देखिए, अगर इसमें 10 से गुणा करें, यहाँ से अगर इसमें 100 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, तो ये आपका 24 हो जाएगा और ये आपका 14.4 होगा। अब 14.4 को 10 से यहाँ से गुणा कर देंगे तो यह 144 हो जाएगा,
और नीचे बच जाएगा आपका 24 और ऊपर बच जाएगा आपका 10। और इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका कट जाएगा 6 बार में, 24 से 72 और 72 144 6 बार में, और 6 दहा के 60 हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात होगा वो 60% होगा दिए गए यौगिक में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बोरान, इसमें पूछा है बोरान का भी आपका भारात्मक अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम बोरान का भी भारात्मक अनुपात ज्ञात करते हैं। भारात्मक अनुपात, बोरान का भारात्मक अनुपात क्या होगा, बोरान का द्रव्यमान, अब ऊपर हो जाएगा बोरान का द्रव्यमान, ठीक है ना, बोरान का द्रव्यमान अपान यौगिक का द्रव्यमान कितना है, यौगिक का द्रव्यमान, और वो किस में है, आपको सभी ग्राम में लिखना है, ठीक है ना, और गुणा 100 करना है %, ठीक है ना, आपका ग्राम में। अब यहाँ देखिए बोरान का द्रव्यमान कितना है, बोरान का द्रव्यमान है मोलर द्रव्यमान 0.096 अपान यौगिक का द्रव्यमान कितना है 0.24 और गुण है ये क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, बनकर तो % लिख सकते हैं। एक बात और है, यौगिक जो भी बनेगा तत्वों के मिश्रण से जो भी यौगिक बनने वाला है वो खुद का 100% होता है। चाहे इतना यौगिक बने, 10 ग्राम यौगिक बनता है तो खुद का 100% है, 5 ग्राम यौगिक बनेगा तो खुद का 100% है, 1 ग्राम भी यौगिक बनता है तो खुद का वो 100% आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो यौगिक बना है वो बोरान और ऑक्सीजन के यौगिक बना है और वो खुद में 100% है। 60% तो आपका यहाँ से आ गया है ऑक्सीजन का, तो 40% यहाँ से आएगा। अब या चाहे तो आप इसे सॉल्व कीजिए या नहीं कीजिए, 40% आना ही है। क्यों? क्योंकि यौगिक खुद का 100% होता है, 60% यहाँ से हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। चलिए हम इसको सॉल्व भी करते हैं। यहाँ देखिए अगर 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 9.6 हो जाएगा और भागे यहाँ से 24 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये गुणा 100 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें 10 से गुणा एक जीरो को इसमें गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 24 और ऊपर हो जाएगा 10, 24 चौको 96, ये कितना हो जाएगा आपका 4 दहा के 40%। इस प्रकार जो बोरान का भरात्मक अनुपात होगा, भरात्मक अनुपात वो आपका 40% होगा। तो वही आया जो हम चाह रहे थे क्या, वही तो आएगा। कोई खुद का 100% है, ये मार्कर खुद का 100% है, हम खुद का 100% है, मोबाइल खुद का 100% है, आप भी खुद का 100% है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें कहा गया है कार्बन का 3 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ संयोग करके 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। और इसमें कहा गया है कि तो उस कंडीशन में हमें ये जांच करना है कि क्या यह द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको ये जांच करना है, तो हम जांच करेंगे अभी। उसके बाद से हमें ज्ञात करना है कि यदि करता है तो कार्बन का 3 ग्राम ऑक्सीजन के 50 ग्राम के साथ संयोग करके कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि क्या यह आपके द्रव्यमान संरक्षण नियम का फॉलो करता है या नहीं करता है। ओके, तो यहाँ देखिए तत्वों का, यहाँ से यौगिक बनने से पहले तत्वों का रासायनिक संयोजन में उनकी मात्राएं कितनी है, 3 ग्राम 8 ग्राम, टोटल 11 ग्राम है। यौगिक में भी इसकी मात्रा 11 ग्राम होनी चाहिए, है क्या, हाँ 11 ग्राम है। इसका मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण नियम का फॉलो करता है, ठीक है ना। दूसरी बात यानी कार्बन का 3 ग्राम ऑक्सीजन का 50 ग्राम मिलेगा तो तत्वों के संयोजन करने से पहले, ठीक है, यौगिक बनने से पहले तत्वों का टोटल द्रव्यमान यौगिक बनने के बाद यौगिक का टोटल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो इसका कितना ग्राम बनेगा, 3 ग्राम 50 ग्राम इक्वल टू 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा, ठीक है ना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस सवाल का जवाब आपको देना है। 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे, ठीक है, इसका सवाल का जवाब आपको देना है, मुझे नहीं मालूम कैसे देना है। दूसरा क्वेश्चन है कि 53 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित होंगे, कार्बन के कितने परमाणु या अणु उपस्थित होंगे, आपको ये जांच करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है, क्योंकि बहुत बार मैंने इसको समझा चुका है। तो दो ही आपके इसमें क्वेश्चन थे कि 53 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, 53 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कितने परमाणु उपस्थित होनी चाहिए, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं। बहुपरमाणुक आयन के बारे में मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी बताया है, लिखवाया, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। यह आपका है बहुपरमाणुक आयन। वास्तव में बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। बहुपरमाणु का मतलब होता है, ये बहु का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा परमाणु की बात हो रही है, यानी कि परमाणुओं का समूह जिस पर नेट आवेश संचित रहता है वो आपके बहुपरमाणुक आयन होते हैं। या आप कह सकते हैं कि परमाणुओं का वह पुंज जिस पर नेट आवेश संचित रहता है वो आपका बहुपरमाणुक आयन कहलाते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से इसको लिख भी सकते हैं।
बहुपरमाणु द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या को दर्शाने के लिए आयनों को क्या करते हैं हम लोग, आयनों को कोष्टक में लिखकर उनकी संख्या को कोष्टक के बाहर लिखते हैं। ये भी आपको मालूम था। हमने इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा जिससे MgOH2 के द्वारा हम इसको समझा था, या CaOH2 के द्वारा भी आप इसे समझ सकते हो। बहुत सारे वो भी आपके बहुपरमाणु आयन, यह आपके बहुपरमाणु आयन के बारे में है। तो बहुपरमाणु आयन को आप परिभाषित कर सकते हैं। पिछले वाले वीडियो में बहुपरमाणु आयन को हमने परिभाषित किया था। हमने बताया था कि यह परमाणुओं का एक समूह होता है जिस पर नेट आवेश स्थित होता है, ठीक है ना, जिस पर कुल आवेश स्थित होता है, संचित होता है। यहाँ से भी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि परमाणुओं का पुंज होता है। पुंज का मतलब वो समूह होता है जो आयनों की तरह व्यवहार करता है, और बहुपरमाणु आयन कहलाता है जिसके ऊपर एक निश्चित आवेश स्थित होता है। आपको मालूम है कि बहुपरमाणु द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए आयनों को हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक में लिखते हैं, और उनकी संख्याओं को कोष्टक के बाहर में लिखते हैं, जैसा कि आप लोगों ने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको भी अच्छे से कर लेने। क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पर देखिए, एक रासायनिक सूत्र हमें इसका लिखना है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। हम लिखेंगे इसका रासायनिक सूत्र, और आपका क्वेश्चन नंबर 5 में यौगिकों में विद्यमान जो तत्व है हमें उसको लिखना है। फिर यहाँ पर मोलर द्रव्यमान हमें इसे फाइंड आउट करना है। मोलर द्रव्यमान का मतलब परमाणु इकाई द्रव्यमान, लेकिन ग्राम में, ठीक है ना। आइए हम इसको बात करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन कौन से तत्व उपस्थित होंगे, मैग्नीशियम और क्लोराइड। और हमें रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या चाहिए, संयोजकता, बैलेंस चाहिए, ठीक ना। तो आपको मालूम होगा कि मैग्नीशियम का जो बैलेंस परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12, द्रव्यमान इसका होता है 23, और इसका जो बैलेंस होता है +2, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर मैं इसको बता देता हूँ। मैग्नीशियम है और उसके बाद से क्या है, क्लोराइड है, ठीक है ना। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2, क्लोराइड की संयोजकता होती है -1। संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके अवयव का साथ करा दिया जाता है ताकि इनके आयनों को संतुलित किया जा सके। तो यहाँ से हो जाएगा आपका Mg और यहाँ से हो जाएगा Cl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होगा आपका Mg और होगा Cl2। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम का भी कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो कैल्शियम की होती है Ca, क्लोराइड का होती है Cl, ठीक है ना। दो आपके पास तत्व हैं। कैल्शियम की संयोजकता होती है +2 और क्लोराइड की भी संयोजकता होती है -1। संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके अवयव के साथ करा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका CaCl2। तो इसका भी कैल्शियम क्लोराइड की क्या रासायनिक सूत्र होगा, CaCl2। कापर नाइट्रेट है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, आपके पास कापर है, आपके पास ये आपका नाइट्रेट है, ठीक है ना। नाइट्रेट को NO3 से दर्शाया जाता है। नाइट्रेट की संयोजकता होती है आपका -1, ठीक है ना। कापर की संयोजकता होती है +3। तो कापर नाइट्रेट का सूत्र क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके अवयव के साथ, तो CuNO3 2, ठीक है ना। और ये आपका बहुपरमाणुक आयन बन जाएगा, ठीक है। तो कापर नाइट्रेट का क्या बना यहाँ से, कापर और आपका नाइट्रेट, ओके। इस प्रकार आप इससे कर सकते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड है, यहाँ देखिए, ये आपका एल्युमिनियम और ये आपका क्लोराइड, ठीक है ना। एल्युमिनियम की संयोजकता होती है +3, क्लोराइड की संयोजकता होती है -1। संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, तो ये बन जाएगा AlCl3, ठीक है ना। तो एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या हो जाएगा, AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ देखिए, ये आपका कैल्शियम है और ये आपका कार्बोनेट है, ठीक है ना। कैल्शियम की संयोजकता होती है +2 और कार्बोनेट की संयोजकता होती है -1। संयोजकताओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके अवयव के साथ करा दीजिए, तो ये हो जाएगा CaCO3 और ये 2, ये भी आपका बहुपरमाणु आयन बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम, एक मिनट, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20 और इसका मतलब हो जाएगा 2882, इसका मतलब 2, सही है, ठीक है ना। तो कैल्शियम और ये आपका कार्बोनेट, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने इन सभी तत्वों का, इन सभी यौगिकों का रासायनिक सूत्र हमने लिखा है। हालांकि लिखने का जो विधि है पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ जो हमने अभी तक इतना किया है। 5वां देखिए क्या है, यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखना है। ये आपका यौगिक दिया गया है और इसमें विद्यमान तत्व जो होंगे उसका नाम लिखना है। विद्यमान तत्व पता कैसे चलेगा, एक तो यौगिक है तो इसमें जैसे यहाँ पोटेशियम सल्फेट है तो इसमें पोटेशियम सल्फेट पता चल जाएगा कि इसमें हाँ पोटेशियम है, सल्फेट है, और इसमें कौन कौन से यौगिक है। लेकिन उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका रासायनिक सूत्र लिखना पड़ेगा। तो कम से कम रासायनिक सूत्र मालूम हो तो हम पता करें ना इसमें कौन कौन से तत्व मौजूद है, ठीक है ना। हालांकि ये यौगिक बन जाएंगे लेकिन उसमें वो तत्व मौजूद होगा नहीं, जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, बुझा हुआ चूना को हम लोग
CaOH2 कहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यार, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक ना, यही होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो तत्व होंगे वो आपका क्या होगा, कैल्शियम होगा, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो मौजूद तत्व होंगे वो आपका कैल्शियम और क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाएगा ना, ऑक्सीजन हो जाएगा, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 में यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम लिखना है। बुझा हुआ चुनना को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से तत्व हो जाएंगे, एक आपका यह कैल्शियम हो जाएगा, दूसरा आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, तीसरा आपका ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। ये 3 तत्व हो जाएंगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड है तो इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा और एक ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 तत्व ये आपके ये हो जाएंगे। बेकिंग पाउडर को हम लोग खाने का सोडा बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, यानी कि NaHCO3। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसका मतलब इसमें कौन कौन से तत्व हैं, आपका यह सोडियम है, आपका यह हाइड्रोजन है, आपका यह कार्बन है और आपका यह ऑक्साइड है, ठीक है ना, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन है, ठीक है ना। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र होता है K2SO4। इसका मतलब इसमें कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं, आपका यह पोटेशियम, आपका यह सल्फर और आपका यह ऑक्साइड या ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसमें यह तत्व प्रेजेंट है। हमें इसमें क्या करना है, मोलर द्रव्यमान फाइंड करना है। मोलर द्रव्यमान का मतलब इकाई परमाणु द्रव्यमान, लेकिन हाँ ग्राम में अगर हम ग्राम में उसको फाइंड आउट करें तो वो आपका मोलर द्रव्यमान बन जाता है। जैसे अगर मैं आपको समझाऊँ, मैं आपसे कहूँ, जैसे आपका है सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु द्रव्यमान होता है 13। हमें इससे तो कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ परमाणु द्रव्यमान से मालूम होना चाहिए। यदि इस परमाणु द्रव्यमान को यूनिट में लिख लेते हैं तो इसका मतलब होता है इकाई परमाणु द्रव्यमान की बात करें, इसका मतलब 23 यूनिट सोडियम में, एक इकाई परमाणु द्रव्यमान का मतलब एक परमाणु द्रव्यमान, इसका मतलब 23 यूनिट सोडियम में एक परमाणु उपस्थित होगा, ठीक है ना। सोडियम के एक परमाणु उपस्थित होगा। यदि हम इसी का द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में प्रदर्शित कर ले तो इस ग्राम को हम लोग मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। इसका मतलब 23 ग्राम सोडियम में सोडियम के परमाणु की संख्या 1 मोल होगी, ठीक है ना। तो ये इसको मोलर द्रव्यमान के रूप में फाइंड आउट करते हैं, कब, जब हम इसको ग्राम में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट करना है तो जितने भी इसमें तत्व दिए होंगे उस तत्वों का आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही है, आणविक द्रव्यमान को ग्राम में कर देंगे तो मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए एथाइन, जिसका सूत्र होता है C2H2। इसमें कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, जो कि सम संख्या है, तो इसका आणविक द्रव्यमान जो होगा, आणविक द्रव्यमान वो होगा आपका, तुरंत इसके डबल हो जाएगा तो हो जाएगा 12। लेकिन आणविक द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में प्रदर्शित करें तब जाकर हमें मोलर द्रव्यमान मिलता है। तो यहाँ से 12 यूनिट को, 12 आणविक द्रव्यमान को हम लोग 12 मोल द्रव्यमान यानी कि मोलर द्रव्यमान के फाइंड आउट करेंगे। तो इसका हो जाएगा, कार्बन का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, परमाणु मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 12 ग्राम, ठीक है ना, 12 ग्राम हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 से गुणा किया गया है तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से 2 × 12 और प्लस इसमें क्या है, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान होता है 1, तो 1 से 2 में गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ से देखिए 12 दूना 24 और यहाँ से 2 = 26। ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार एथाइन का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो होगा 26 ग्राम। ये प्रदर्शित क्या करता है 26 ग्राम, कई बार बता चुके हैं ना। 26 ग्राम क्या प्रदर्शित करेगा, 26 ग्राम ये प्रदर्शित करेगा कि 26 ग्राम एथाइन की में परमाणु की जो संख्या होगी वह 1 मोल के बराबर होगी। 26 ग्राम एथाइन में एथाइन परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी, यानी कि 6.022 × 10⁻23 होगी, ठीक है ना। यहाँ है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सल्फर होता है जिसका 16 और इसका मतलब इसका हो जाएगा 32। इसमें सल्फर का दिया क्या है, क्या 1 मिनट नहीं दिया गया, ठीक है ना। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, जो कि सम संख्या है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा 32 और मोलर परमाणु द्रव्यमान इसका मतलब होता है 32 ग्राम।
32 यूनिट तो इसका इकाई परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा, लेकिन मोलर परमाणु द्रव्यमान 32 ग्राम होगा। तो 32 और 8 से गुणा करना है इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 32 और ये हो जाएगा 8 गुणा 16, 8 देगा 24, 1 25 ग्राम। इसका मतलब 256 ग्राम सल्फर के अणु में सल्फर के परमाणु की जो संख्या होगी वह 1 मोल के बराबर होगी। इसका देखिए पोटेशियम, फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? फास्फोरस का कितना होता है यार? फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान कहा है, आप 31 लेकर सॉल्व कीजिए। फास्फोरस जिसका परमाणु क्रमांक 15 होता है और परमाणु द्रव्यमान जो कि विषम संख्या है, तो परमाणु द्रव्यमान जो होगा वह 31 होगा, लेकिन हमें मोलर परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 31 यूनिट न होकर 31 ग्राम होगा, ठीक है ना। तो ये 31 इसमें 4 से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपका 4 एकम 4, 4 तें 12, ये 1 ग्राम। इसका मतलब 124 ग्राम फास्फोरस अणु में 124 ग्राम फास्फोरस अणु की जो संख्या होगी वो आपके 1 मोल के बराबर होगी। यह आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 1 ग्राम और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 35.5 ग्राम और इस प्रकार ये हो जाएगा 36.5 ग्राम, ठीक है ना। नाइट्रिक अम्ल जिसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान यहाँ से हो जाएगा 1 ग्राम। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा 15 ग्राम। और ऑक्सीजन ये आपका ना ऑक्साइड का आपका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 16, होता है ना 16, लेकिन 3 से गुणा है तो ये हो जाएगा प्लस 3 गुणा 16। और इस प्रकार जब इसे प्राप्त करेंगे 15 1 16, 16 3 48 और इस प्रकार 8 6 14, 4 1 5 1 6, 8 6 14, 4 1 5 1 6, 64 ग्राम हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब 64 ग्राम नाइट्रिक अम्ल में परमाणु की जो संख्या होगी वह 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है ना। इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 पे, देखते हैं वो क्या है। चलिए फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 जो कि यहाँ पर दिया गया है। बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु दिए गए हैं, हमें यहाँ पर इसको द्रव्यमान में फाइंड आउट करना है, यानी कि मोल को द्रव्यमान में फाइंड आउट करना है और यहाँ द्रव्यमान को मोल में फाइंड आउट करना है। जब भी द्रव्यमान की बात आएगी तो समझ लीजिए आप ये द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान के रूप में लेना है। कैसे लेते हैं? इकाई परमाणु द्रव्यमान को हमेशा यूनिट में लिया जाता है, लेकिन वही इकाई परमाणु द्रव्यमान को यूनिट के बदले अगर हम ग्राम में लेते हैं तो वह इकाई परमाणु द्रव्यमान आपका यहाँ से बन जाता है मोलर द्रव्यमान के फॉर्म में बन जाता है, ठीक है ना। इसमें कुछ खास फर्क नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दूँ। जैसे आपका सोडियम है या जैसे आपका यहाँ पर कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, परमाणु द्रव्यमान होता है 12। यदि हम 12 को यूनिट में लें तो इसका मतलब होता है कि 12 यूनिट कार्बन में कार्बन के सिर्फ एक परमाणु उपस्थित होंगे। अगर हम यूनिट को अगर ग्राम में बदल दें तो 12 ग्राम कार्बन को लें तो इसका मतलब होता है कि 12 ग्राम कार्बन में कार्बन के परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन में जो इसके परमाणु की संख्या होगी वह 1 मोल के बराबर होगी। तो ये होता है परमाणु, इसमें यूनिट और मोलर द्रव्यमान में अंतर होता है, मतलब ग्राम और यूनिट में अंतर होता है। यहाँ देखिए हमें इसको दिया गया, ये आपका EL है और कहा गया है EL का आपका परमाणु जो द्रव्यमान है वो आपका 27 ग्राम है या मोलर द्रव्यमान 27 ग्राम है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सभी को नाइट्रोजन परमाणु को द्रव्यमान में बदलना है, फिर आपका एल्युमिनियम परमाणु को द्रव्यमान में बदलना है, लेकिन एल्युमिनियम परमाणु के 4 मोल को द्रव्यमान में बदलना है और नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल को द्रव्यमान में बदलना है। इधर सोडियम सल्फाइड के 10 मोल को द्रव्यमान में बदलना है। तो सबसे पहले द्रव्यमान में बदले, लेकिन इससे पहले नाइट्रोजन का हम तो देख ले कि मोलर द्रव्यमान होता कितना है, तभी तो हम बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। ये आपका E है और हम इसका आंसर यानी कि हल को प्राप्त कर रहे हैं। हमें नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कितने ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की जो संख्या हो रही है वो 1 मोल के बराबर हो रही है, ठीक है ना। यहाँ देखिए नाइट्रोजन का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना, कितना होगा इसका। नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और परमाणु द्रव्यमान होता है इसका 7 और 7 का 15 होता है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि 15 ग्राम होता है, ठीक है ना। इसका मतलब 15 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणु की जो संख्या होगी, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या वो 1 मोल के बराबर होगी। 15 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है ना।
तो यहाँ से हमें कितना, एक ही मोल को फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये आपका 15 ग्राम, ये आपका 15 ग्राम ही आंसर होगा आपका। तो 15 ग्राम नाइट्रोजन में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः 15 ग्राम किस में, नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, नाइट्रोजन एक मोल होगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका चल रहा है बी का आंसर हम देख रहे हैं कि बी का क्या होगा। हमें एल्युमिनियम परमाणु का क्या करना है, एल्युमिनियम परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, लेकिन एल्युमिनियम परमाणु का 4 मोल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लें एल्युमिनियम परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तभी तो हम उसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 मोल का परमाणु द्रव्यमान निकल लेगा, है ना। बहुत ही आसान। यहाँ देखिए क्या है, एल्युमिनियम है ना, तो एल्युमिनियम परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है। एल्युमिनियम का होता है आपका, होता है 13, परमाणु क्रमांक 13 होता है, चूंकि विषम संख्या है तो 26 हो जाएगा, और नहीं 27 हो जाएगा। कितना होता है यार, 13 ना 26, हाँ 13 होता है ना। लेकिन इसमें कहा है आपको कि एल्युमिनियम का जो आपका द्रव्यमान लेना है वो 27 ग्राम लेकर चलना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से यही मान लेते हैं कितना, 27 ग्राम। इसका मतलब 27 ग्राम एल्युमिनियम में एल्युमिनियम परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1 मोल के बराबर होगी, लेकिन हमें कितना ज्ञात करना है, बराबर 1 मोल, ठीक है ना। 27 ग्राम एल्युमिनियम में एल्युमिनियम परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी, लेकिन हमें ज्ञात करना है 4 मोल में ज्ञात करना है ना। तो 4 मोल में एल्युमिनियम परमाणु इक्वल टू एल्युमिनियम परमाणु, 4 मोल में एल्युमिनियम परमाणु की संख्या, और संख्या का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4 गुणा 1 मोल में 4 गुणे 1 मोल में एल्युमिनियम परमाणु की संख्या यानी कि जो है 27 ग्राम है। तो ये हो जाएगा 2700 को 27 गुना 54 108 ग्राम हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 1 मोल में आपके 1 मोल में एल्युमिनियम परमाणु की जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, 27 ग्राम होगा। तो 4 मोल में एल्युमिनियम, ये परमाणु का द्रव्यमान होगा ना, यार परमाणु का मोलर द्रव्यमान या द्रव्यमान, ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर, तीसरे पर। यहाँ देखिए 10 मोल सोडियम सल्फाइड है। तो सबसे पहले हम तो ये ज्ञात कर ले कि 1 मोल सोडियम सल्फाइड में द्रव्यमान इसका कितना होगा, तब जाकर हम उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो हमें यहाँ 10 मोल में सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान क्या है। यहाँ देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु द्रव्यमान होता है 23, तो 23 दूना हो जाएगा आपका 46। और यहाँ से देखिए सल्फर का होता है 16, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 तो यहाँ 48, और ये इस प्रकार हो जाएगा 8 6 14, 14 6 20, और यहाँ से 4 1 5 4 9 2 11, 110 मोल, सॉरी 110 मोल, 46 32 46, और सॉरी यहाँ देखिए Na2SO3 होता है, Na2SO3, ये आपका 32 होता है ना, सॉरी परमाणु क्रमांक सल्फर का 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान 16 का दूना 32 होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8 10 10 और 16 का 6 हासिल 1 4 3 7 6 7 6 13 8 2 10 6 16 और 7 3 4 3 7 और 7 4 11 और 11 1 12, 126 ग्राम, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 126 ग्राम, कितना 126 ग्राम सोडियम सल्फाइड पर, सोडियम सल्फाइड में सोडियम सल्फाइड के परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। हमें निकालना कितना है, 10 मोल सोडियम सल्फाइड पर निकालना है। तो जहाँ 10 मोल सोडियम सल्फाइड पर सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए
10 मोल पर सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, इक्वल टू 1 मोल पर सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान, सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए 1 मोल पर 10 मोल पर सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान इक्वल टू होता है 10 गुणे 1 मोल पर सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान। 1 मोल पर सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान कितना है, 126 ग्राम है, तो 10 मोल पर सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1260 ग्राम हो जाएगा, और यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए अब हमें क्या करना है, इस ग्राम को मोल में बदलना है। पिछले वाले इसमें हमने क्या किया, मोल को ग्राम में बदले थे, अब ग्राम को मोल में बदलना है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ये तो पता चले कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान होता कितना है, ठीक है ना। उसके बाद से हम मोलर द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि 1 मोल अगर हम यहाँ से ले ऑक्सीजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु ले, तो उसमें इसका द्रव्यमान कितना होगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद से 12 ग्राम पर हम फाइंड आउट कर लेंगे, सिंपल है। यहाँ देखिए ये हम है ए का आंसर। तो सबसे पहले ऑक्सीजन गैस का निकालना है ना, तो ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है इसका 16 होता है ना, 8 है इसका परमाणु द्रव्यमान, 16 इसका परमाणु द्रव्यमान होता है। तो हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, ग्राम में ज्ञात करना है ना, तो ग्राम में इसका हो जाएगा आपका 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम, और ये हो जाएगा 1 मोल के बराबर, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 1 मोल होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 12 ग्राम पर निकालना है। तो यहाँ से 1 ग्राम पर निकाल लेते हैं ना, 1 ग्राम पर ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान, ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या, ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या कितनी होगी, 16 ग्राम पर ऑक्सीजन गैस का मोलर द्रव्यमान 1 है। 16 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन में 16 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल है। तो 1 ग्राम में ऑक्सीजन में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी, ठीक है ना। हमें निकालना कितना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस पर निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 12 ग्राम पर ऑक्सीजन गैस में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12/16, जिसको हम लोग 3/4 लिखते हैं, और इसका मान आता है 0.75 मोल, ठीक है ना। इस प्रकार आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे देखिए ना, पूरा अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन गैस रहता तो उसमें मोलों की संख्या पूरा 1 आती, लेकिन 16 से कम है ना, 12 है, इसका मतलब इसका 3/4 पार्ट है, 12 यानी कि 0.75% है। तो इसमें भी मोलों की जो संख्या आएगी वो आपका 0.575 ही आएगी, ठीक है ना। यहाँ देखिए बी है 20 ग्राम जल पर, हमें 20 ग्राम जल पर मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये देख लेते हैं कि जल का आपका मोलर द्रव्यमान कितना होता है, जिससे आपका पता चल जाएगा कि उसका मोलर द्रव्यमान में मोलों की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, H2O होता है ना, H2O हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये हो जाता है 2 और ये होता है 16 इक्वल टू हो जाता है 18 ग्राम। इसका मतलब 18 ग्राम जल में जल के परमाणु की संख्या की मात्रा कितनी होगी, 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है ना। तब यह किसके बराबर होगी, 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें 20 ग्राम जल पर निकालना है, इसका मतलब 1 मोल से ज़्यादा इसका आंसर आना चाहिए। क्योंकि यहाँ 18 ही ग्राम पर 1 मोल के बराबर आ रहा है, तो 20 ग्राम पर 1 मोल से ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए तब 1 ग्राम जल 18 ग्राम जल पर मोलों की संख्या 1 मोल आ रहा है, ठीक है ना। तो 1 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितनी आएगी, मोलों की संख्या यहाँ देखिए 1 बटा कितना 18, ठीक है ना। हमें कितने पर निकालना है, 20 ग्राम पर निकालना है। यहाँ 20 ग्राम जल में मोलों की जो संख्या आएगी वो आपका 20/18 आएगा। इसका मान कितना होता है, यहाँ देखिए
18 कम 18 बचेगा आपका 2/18, इसका मतलब 1/9, 1/9 का मतलब 11.11 और चूँकि यहाँ पर ये हो जाएगा 0.11 मोल, ठीक है ना। इसका आंसर ये आएगा। ओके, यहाँ देखिए सी, देखिए सी क्या है, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता कर ले कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, फिर हमें 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर मोलों की संख्या प्राप्त कर लेंगे और फिर हमें उसमें 22 से गुणा कर देंगे तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है यानी कि 12, ये हो जाएगा आपका मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम हो जाएगा। ऑक्सीजन का होता है 16 दूना 32 ग्राम हो जाएगा और 32 12 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होती है, ठीक है ना, 1 मोल के बराबर होती है। हमें कितने पर ज्ञात करना है, 22 ग्राम पर ज्ञात करना है। 44 ग्राम पर 1 मोल, 22 ग्राम पर आधा, ठीक है ना, ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम 1 ग्राम पर निकालते हैं ना, 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या हम देख लेते हैं। मोलों की संख्या कितनी आएगी, 1/44 ग्राम आ जाएगी, ठीक है ना, 1/44 मोल, ठीक है ना, यानी कि 1 मोल का 44वां हिस्सा। अब हमें कितने पर निकालना है, 22 ग्राम पर निकालना है। तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की जो संख्या आएगी वो आपका 22/44 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मोल आएगी और ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ बारी है, बिल्कुल सिंपल है ना, कुछ भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो ये इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 जो बचा है इसको कर लेते हैं। 9, 10 और 11 इसका अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसका द्रव्यमान फाइंड आउट करना है, किसका, ऑक्सीजन परमाणु 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का, ठीक है ना, ऑक्सीजन परमाणु के 0.2 मोल का हमें द्रव्यमान फाइंड करना है। फिर हमें क्या करना है, जल के अणु के 0.5 मोल का द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। सिंपल है, कर सकते हैं, ये दिया गया है और ये दिया गया है, इसको भी हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है उसको करते हैं ये वाला। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए क्या, ऑक्सीजन जो परमाणु होंगे उसका हमें मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट करना होगा, ताकि देखेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि कितने ग्राम यहाँ पर कितने ग्राम ऑक्सीजन पर मोलों की संख्या 1 मोल के बराबर हो रही है, ठीक है ना। तो हम इसके सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ये आपका ए है और हम इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। किसका दिया है, ऑक्सीजन परमाणु का दिया है ना, तो ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, कितना होगा, 8 होता है परमाणु क्रमांक और इसका 8 सम संख्या है तो इसका डबल 16 भी सम संख्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 16 ग्राम। इसका मतलब होगा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। इसका मतलब यही तो है ना, अगर यूनिट में होता तो हम कहते कि 16 यूनिट ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के सिर्फ 1 परमाणु उपस्थित होंगे, लेकिन मोलर द्रव्यमान में है, ग्राम में है, तो हम कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है ना। तो हमें कितना निकालना है, 0.2 मोल पर निकालना है। इसका मतलब ये आपका 1 मोल पर इसका द्रव्यमान कितना है, 16 ग्राम है, तो 0.2 मोल पर इसका द्रव्यमान कितना होगा। तो हम यहाँ से कर लेते हैं ना, 1 मोल पर ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान हम कर लेते हैं ना, मोलर द्रव्यमान इक्वल टू 16 ग्राम के बराबर है, ठीक है ना। तो हमें कितना निकालना है, 0.2 मोल पर ऑक्सीजन परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 16 गुणे 0.2 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 3.2 ग्राम और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 3.2 ग्राम हो जाएगा। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये चलिए देखते हैं बी क्या है, 0.5 मोल पर जल अणु। तो सबसे पहले जल अणु का यहाँ पर हम देख लेते हैं उसका मोलर द्रव्यमान।
और उसके बाद 0.5 जो भी आएगा मोलर द्रव्यमान, उसका जितने ग्राम पर आएगा उसका आधा भी यही हो जाएगा। यहाँ देखिए ना, जल क्या है, जल अणु का मोलर द्रव्यमान इंग्लिश में सबसे बेस्ट रहता है, हिंदी में दुकान नाम आ जाता है। कितना होगा, जल अणु का H2O होता है तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 16 इक्वल टू हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब 18 ग्राम जल के अणु पर परमाणु की जो संख्या होगी उसमें 1 मोल के बराबर होगी। 18 ग्राम जल में जल के परमाणु की संख्या 1 मोल के बराबर होगी। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अतः 1 मोल पर जल के अणु का मोलर द्रव्यमान कितना है भैया, मोलर द्रव्यमान कितना है, 18 ग्राम है। लेकिन हमें निकालना है कितना है, 0.5 पर निकालना है। 0.5 मोल पर जल के अणु का मोलर द्रव्यमान 18 गुणे 0.5 इक्वल टू हो जाएगा 9 ग्राम। ठीक है ना। अरे भैया 18 ग्राम पर 1 मोल है तो हमें 0.5 मोल यानी कि उसके आधे पर इसका द्रव्यमान भी तो आधा होगा, तो ये आपका 9 ग्राम होगा। याद रखिएगा एक बात और, जो भी आप इस क्वेश्चंस को आप फार्मूला के हिसाब से भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला पर आप करेंगे तो कितना फार्मूला याद करेंगे, नहीं करना है, फार्मूला पर कभी नहीं करना है। कुछ एग्जाम्पल भी है जो फार्मूला पर दिए गए हैं, एग्जाम्पल में मैं उसको भी करा दूंगा, लेकिन मैं उसको फार्मूला पर कभी कराऊंगा ही नहीं, क्योंकि फार्मूला याद करके सिर्फ बोझ बनता है। और ऐसे कॉन्सेप्ट से समझेंगे ना तो ऐसे आप आसानी से इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है ना। इसको देखते हैं 16 ग्राम, ये इसमें क्या करा है, 16 ग्राम सल्फर में S8 के अणुओं की संख्या, इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि इसमें परमाणु या अणु की संख्या ज्ञात करनी है। 1 मोल में अणु या परमाणु की जो संख्या होती है वो होती है 6.022 गुणे 10 की घात 23। हमें क्या करना है, 16 ग्राम पर ज्ञात करना है, वो भी सल्फर का। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो होता है 16 यूनिट, 32 यूनिट से। ठीक है ना, 32 यूनिट, यानी कि जब हम इसको यूनिट में लिखेंगे इसका मतलब होता है कि 32 यूनिट सल्फर में सल्फर के सिर्फ 1 परमाणु उपस्थित होते हैं। लेकिन मोलर द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे इसका मतलब होता क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 32 ग्राम सल्फर में सल्फर के अणुओं की संख्या 1 मोल के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगर हम इसका आंसर करें तो हम इसमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सल्फर का मोलर द्रव्यमान, ताकि तो पता चले कि इसका मोलर द्रव्यमान कितना होता है वो आपका 32 ग्राम होता है। अतः 32 ग्राम सल्फर पर 32 ग्राम सल्फर में कितना, 32 ग्राम सल्फर में सल्फर के परमाणु की संख्या कितनी होगी, 1 मोल के बराबर होगी। हमें इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लिख सकते हैं 32 ग्राम किस में, सल्फर में परमाणुओं की संख्या, परमाणु या अणु की संख्या कितनी होगी। एक बात और है, यहाँ देखिए, पहले एक बार और देख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं गलत करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ। ठीक है ना। हमें ज्ञात करना है सल्फर का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है ना। और सल्फर का मोलर द्रव्यमान हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया, होता है आपका 32 ग्राम होता है। लेकिन हमें किस में ज्ञात करना है, S8 में, यानी कि सल्फर के 8 अणु में ज्ञात करना है। ठीक है ना, परमाणु में नहीं ज्ञात करना है। S8 का मतलब सल्फर के 8 अणु की बात हो रहा है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे 32 इक्वल टू 8 गुना 16 8 का 24 और 1 25, 256 ग्राम, यानी कि 256 ग्राम S8 सल्फर के अणु में परमाणु की जो संख्या होगी वो आपकी अणु की जो संख्या होगी आपकी 1 मोल के बराबर होगी। ठीक है ना। कितना लेने पर, 256 ग्राम लेने पर, बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 256 ग्राम सल्फर में यहाँ अणुओं की संख्या कितनी होगी, अणुओं की संख्या 1 मोल होगी, 1 मोल होगी। 1 मोल का मतलब 6.022 गुणे 10 की घात 23, यानी कि इतने अणु होंगे। कितने में, 256 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या इतना होगी। ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 16 ग्राम पर ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ से 1 ग्राम पर निकाल देते हैं ना, 1 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 1 ग्राम सल्फर में अणुओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, अणुओं की संख्या 6.022 गुणे 10 की घात 23, इतना परमाणु की संख्या, इसमें इतना अणुओं की संख्या होनी चाहिए और भाग्य कितना में, 256। ठीक है ना, ये ओके। अब हमें कितना निकालना है, 16 ग्राम पर निकालना है। यहाँ पर 16 ग्राम सल्फर में अणुओं की जो संख्या होगी वो आपका
0.022 गुणे 10 की घात 23 अपान कितना 16 और ये कितना है 256। बस इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपको इसको लिख लेना है। और सर यहाँ देखिए, यहाँ ये थोड़ी होगा 16 ग्राम में निकालना है ना, तो हमने 1 ग्राम पर निकाला तो हमारे पास इतना आ गया। 16 ग्राम पर निकालेंगे तो 16 हर में थोड़ी आएगा, अंश में आएगा ना, ये आ जाएगा आपका 16 और ये 16 यहाँ 256 ये कट जाएगा और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो जो मान आएगा उसे आपको लिख लेना है, ठीक है ना। और ये मान जानते हैं कि कितना में 16 ग्राम सल्फर में अणुओं की जो संख्या होगी वो आपका इतना होगी। तो है ना बहुत ही अच्छा, बिल्कुल अच्छा है। यहाँ देखिए हमें क्या कहा है, इसको एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड दिया गया है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि एल्युमिनियम की ऑक्साइड कितना है 0.051 ग्राम में एल्युमिनियम आयन की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहीं से हल में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। एल्युमिनियम का कितना होता है 27 होता है ना, इसमें होता है 13×26 एक 27 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 27 और गुणे 2 और प्लस 16×48 इक्वल टू 27×54 और प्लस 48 इक्वल टू 8 4 12 5 4 9 1 10। इसका मतलब 102 ग्राम एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले तो इसमें इसके परमाणुओं की जो संख्या होगी वह 1 मोल के बराबर होगी, ठीक है ना। यह 1 मोल के बराबर होगी और 1 मोल बराबर कितना होगा, यानी कि यहाँ से देखिए 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड, कितना एल्युमिनियम 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में परमाणु की संख्या, आयन लिख देते हैं ना, आयन दिया गया है तो आयन की संख्या कितनी होगी 1 मोल के बराबर होगी, 1 मोल के बराबर होगी। और 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23, ठीक है ना। कैसे पता चला, हमने इसका मोलर द्रव्यमान फाइंड आउट किया, निकाला 102 आ गया। इसका मतलब 102 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड के आयन लिया जाए तो उसमें इसकी आयन की संख्या, एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया जाए तो उसमें इसमें आयन की संख्या कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। हमें निकालना कितना है, इतना ग्राम पर निकालना है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले 1 ग्राम पर निकाल लेते हैं ना, 1 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड पर, ठीक है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड में आयन की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये जो भी दिया गया है उसके भागे कितना कर दें हम लोग, उसके भागे 102 कर देते हैं, हमने कर दिया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, इतना आयन उपस्थित होंगे कितना में 1 ग्राम एल्युमिनियम ऑक्साइड में। हमें निकालना कितना पर है 0.051 ग्राम पर निकालना है। तो यहाँ से 0.051 ग्राम में एल्युमिनियम ऑक्साइड की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 0. गुणे 10 की घात 23 अपान 102 और गुणा कितना 0.051। हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पर 10 की घात 23 है ना, तो 10 की घात 3 यानी कि 1000 से हम इसमें गुणा करा देंगे। 1000 से गुणा कराने पर यह दशमलव यहाँ आ जाएगा, 3 0 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6.022 गुणे 10 की घात, ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका 102 हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा 51 से कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, 2 बार में। और यहाँ जो मान आएगा 51 दूना 102 और यहाँ से 2 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 3.011 गुणे 10 की घात 20 पर कितना आयन, ठीक है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल है यार, कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो 0.051 ग्राम में इसके जो आयन की संख्या होगी, किसके आयन के, एल्युमिनियम ऑक्साइड के आयन की संख्या, वो आपका 3.011 गुणे 10 की घात 20 होगी। इस अध्याय के सभी प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हमने कर दिया, आपने भी कर दिया क्योंकि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। अब हम मिलेंगे इसके जो अगला अध्याय है परमाणु की संरचना के बारे में। वास्तव में लाजवाब चैप्टर है और बहुत लाजवाब चैप्टर है। जैसा हमने इसको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है उसको भी हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे।